25,000 का लोन अदा करने के बाद भी वापस 25,000 बाकी रह रहे हैं। ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो कई हजार महिलाएं मुतासिर हो चुकी है, परेशान हो चुकी है और बोलने वाला कोई नहीं है। अब इनको नौबत ये आ गई, या तो इनको अपना घर बेचना है, इनको ज़हनी तौर पर टेंशन दिया जा रहा है। इतवार के दिन की 12 बजे रात से जो हड़ताल का तय हुआ उसके मुताबिक पूरे शहर में पूरी दुकानें बंद है। शहर में नेशनल होटल के पास ब्रिज के नीचे 2 मौत के कुएं हैं। का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो गड्ढे में गिर गया और गिरने की वजह से उसके फेफड़ों में गंदा पानी भर गया। वो गंदा पानी भरने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। पानी करके मैं कमिश्नर साहब से अपील करता हूं कि इसको जल्द से जल्द आपके कर्मचारी, प्रभाग अधिकारी, इन लोगों को लगाकर आप इसको दुरुस्त करने का काम करें। तो रईसा और शहनाज जो है, इन्होंने भी अपने बच्ची की शादी थी, उसके लिए कुछ पैसा और कुछ सोना वहाँ रखा, उसको नया करके देना है। बाकी उसने आज तक उसने ना सोना दिया ना वो लोग को पैसा दिया। पुलिस स्टेशन में किला पुलिस स्टेशन है, एसपी है, डीएसपी है, इनके ये लोग चक्कर मार मार के थक गए थे। बाद में मेरे पास आए, मैंने इनमें रिटर्न कंप्लेन दिया। संग्राम जगताप जो है ये अहमदनगर के, अहमदनगर मौजूदा एमएलए की ससुराल है, इनका वहां आना जाना है। जिस तरीके से वो सवाल बोले और जिस तरीके से हमारे मालूमात में उनके पास पेपर्स थे और दिए गए थे, तो ये रिश्ता जो है अहमदनगर वाला इनका, तो हमको लगता है कि सारे पेपर्स इनकी तरफ से अहमदनगर जाकर दिए गए। अब इनका साला बहनोई का रिश्ता है या क्या रिश्ता है ये वही समझे। कि हम किसी का मजहब नहीं पूछेंगे, जात बिरादरी नहीं पूछेंगे, हम हर एक की यकसा खिदमत करना चाहते हैं। वो अकेले नहीं कर सकते, एक अकेला फर्द नहीं कर सकता। आज सुबह 8 बजे से हमने पूरे शहर में मालूमात लिया। पूरे मालेगांव शहर में जो हमारी मटन की दुकान है, बिरादरी की जो पूरे शहर में दुकानें अलग अलग जो लगती, पूरी जो हमारे इतवार के दिन की 12 बजे रात से जो हड़ताल का तय हुआ उसके मुताबिक पूरे शहर में पूरी दुकानें बंद है। हमारा जो मुद्दा है, जो हमने गवर्नमेंट में और हर सरकारी दरबारी जगह जो हमारा मुद्दा है, वो हमारा पूरा लेटर हर जगह पहुंच गया। हमारी जब तक डिमांड पूरी नहीं होती, जब तक हड़ताल हमारी चालू रहेगी। देखिए, जैसे ऐलान किया गया है, तो ऐसे हमने जो सरकारी दफातर जितने हैं, सब कंसल्टिंग दफातर सबको हमने लिखित दिए थे और उस पर अमल हो रहा है। तमाम जो है, कहीं कोई मटन की दुकान लगी नहीं है, मुकम्मल तरफ से अमल किया जा रहा है, सब बंद है। ये जो है 27 तारीख दी है हमने, सुन लीजिए, 27 जुलाई का तारीख दी है। उस दौरान में अगर हमारे मामला हल नहीं होते यहाँ से, खासतौर से कारपोरेशन से, तो फिर बेमुद्दत हो सकती है। हमने उनको देखो, वो तो बिरादरी का मसला हम हमारे समाज के लिए कर रहे हैं, ताकि उनको डर खौफ रहे कि जो बिला वजह कोई गलत काम ना करे। वो हमारा है, उनको थोड़ा फाइन लगाए काम चला रहे हम लोग। कारपोरेशन की लापरवाही की वजह से गई एक शख्स की जान, जो कि कम जहन था। मालेगांव शहर में नेशनल होटल के पास ब्रिज के नीचे 2 मौत के कुएं हैं और ये कुएं इतने बड़े बड़े हैं कि वहां पर कभी भी कोई गाड़ी लेकर गिर जाता है, कोई जानवर उसके अंदर गिर जाता है। बारिश की वजह से वहां पर ब्रिज के नीचे कुछ गड्ढा किया गया हुआ था, लेकिन वो गड्ढा इतना बड़ा हो गया कि कुएं की शक्ल में तब्दील हो गया। कुआं भी तो मतलब कम छोटा रहता है, ये बहुत बड़ी साइज में वहाँ हो चुका है। परसों के रोज हम लोगों ने कॉरपोरेशन के कमिश्नर को फोन लगाकर पूरी डिटेल बताई, लेकिन अभी तक वहाँ शायद कोई नहीं पहुँचा। अभी 2 दिन पहले एक आदमी जो कि कम जहन था, वो वहाँ पर बैठता था और खाना वगैरह वहीं पे खाता था, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो गड्ढे में गिर गया और गिरने की वजह से उसके फेफड़ों में गंदा पानी भर गया। वो गंदा पानी भरने की वजह से उसकी मौत वाक़ई हो गई। हम लोगों ने जिस वक्त वहाँ के रिक्शा ड्राइवर और कुछ आदमी लोगों ने हमको वहाँ से फ़ोन लगाया
और बताया कि यार एक आदमी यहाँ पर गड्ढे में गिर गया है, तो वहाँ पे उसको निकाल कर हम लोगों ने नहलाया। नहलाने के बाद उसको सिविल हॉस्पिटल में हम लोगों ने, ये घटना है 19 जुलाई बरोज शनिचर की, और आज है 21 जुलाई 2025। आज उसका इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद हम लोगों ने उसको अभी आयशा नगर कब्रिस्तान में लाया। लाने के बाद हम लोग उसको साबान भाई वगैरह ने नहलाकर, अभी इतने हम लोग 8-10 लोग हैं, कारपोरेशन के कर्मचारी है, हम लोगों ने सिटी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज साहब को फोन किया, वो भी उनके लोगों को यहाँ पर भेज रहे हैं। तो आज हम उसकी तदफीन कर रहे हैं यहाँ पे आयशा नगर में। हमने उसकी फोटो भी वायरल की थी और ये बताया था कि यार जो कोई इसको जानता पहचानता हो हम लोगों से रास्ता कायम करे, लेकिन उसकी फोटो वायरल होने के बाद भी उसके कोई रिश्तेदार वगैरह अभी तक नहीं आए। तो हम लोग इसको दफना रहे हैं यहाँ पे। फोटो मिलने के बाद जो कोई इसको जानता पहचानता हो तो वो सिटी पुलिस स्टेशन से या कॉर्पोरेशन के कर्मचारी से या शाबान भाई से या मुजाहिद भाई या मुझसे या हमारे डॉक्टर साहब वगैरह से रास्ता कायम करे, ताकि हम इन लोगों को मैयत दाखिला दे दे। आज इसकी तदफीन आयशा नगर कब्रिस्तान में हो रही है, लेकिन मैं कॉर्पोरेशन को ये बताना चाहता हूँ कि मालेगांव में कुछ स्पॉट ऐसे हैं, कुछ स्पॉट जहाँ पे आदमी के गिरने के बाद उसकी बचने की कंडीशन कम रहती है, वो नामुमकिन बात हो जाती है कि वो बचेगा। जैसे कि मैं हमारे कमिश्नर साहब को बताता चलूँ कि ये जो गड्ढा इतना बड़ा हो चुका है कि अगर यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी भी गिर जाएगी तो तुम लोग उसको दोबारा निकाल नहीं पाएंगे। एक ये, दूसरा अशोका लॉज के पास वहां पे भी इतना बड़ा गड्ढा हो गया है कि आए दिन भी वहां पे हादसा होते रहते हैं। तो ये ऐसे कुछ जगह हैं जिसकी हम आपको निशानदेही करेंगे आके। तो मेहरबानी करके मैं कमिश्नर साहब से अपील करता हूं कि इसको जल्द से जल्द आपके कर्मचारी, प्रभाग अधिकारी, इन लोगों को लगाकर आप इसको दुरुस्त करने का काम करें, नहीं तो हम हमारे सोशल वर्करों को लेकर इसके ऊपर बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जल्द से जल्द आप इसका काम करें, नहीं तो ऐसे मतलब बेगुनाह लोगों की जान जाएगी। ये तो पागल था बेचारा, फिर भी इसकी जान चली गई। अच्छे लोग वहां गाड़ी में गिर रहे हैं, जानवर वहां पर गिर रहे हैं, तो इसका जो भी पाप रहेगा, जो भी इसका गुनाह रहेगा, वो पूरा आपके सर आएगा। कमिश्नर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इसको जल्द से जल्द भरें और मालेगांव वालों को राहत देने का काम करें। शुक्रिया। तो 2 दिन पहले अरेस्ट किए थे, उसका नाम जो है जयंतीलाल हरकचंद सेठिया। इसके खिलाफ किला पुलिस स्टेशन के अंदर 2 FIR दाखिल हुई थी। उसके अंदर शहनाज और रईसा, ये दोनों माँ बेटी है। इन्होंने किला पुलिस स्टेशन में SP DSP के खिलाफ पहले तकरार दिए थे, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो उस बुनियाद के ऊपर कोर्ट के अंदर 156(3) दाखिल करके कोर्ट में ऑर्डर लिया गया। केस उसमें ऐसी है कि शहनाज और जो रईसा है और ऐसे गांव के बहुत सारे लोग हैं, ये जो आरोपी जो है हरकचंद, तो उसके अलग जो है सोना और कुछ पैसे वगैरह रखते थे, गिरवी रखते थे, उनसे पैसे लेते थे, उससे ब्याज से पैसे भी लेते थे। और वो कुछ नया सोना के जेवरात लेना है तो जूने से जूना दे के उस पर उसके बाद उसको नया लेते थे। तो रईसा और शहनाज जो है, इन्होंने भी अपने बच्ची की शादी थी, उसके लिए कुछ पैसा कुछ सोना वहाँ रखा, उसको नया करके देना है। बाकी उसने आज तक उसने ना सोना दिया ना वो लोग को पैसा दिया। पुलिस स्टेशन में, किला पुलिस स्टेशन है, SP है, DSP है, इनके लग ये लोग चक्कर मार मार के थक गए थे। बाद में मेरे पास आए, मैंने इनमें रिटर्न कंप्लेन दिया। रिटर्न कंप्लेन देने के बाद भी उन्होंने कोई किस्म का एक्शन नहीं लिया। एक्शन नहीं लिया तो फिर मैंने कोर्ट के अंदर 156(3) के तहत FIR के तहत उनके ऊपर दाखिल होना चाहिए, आरोपी के ऊपर। तो कोर्ट ने मेरी बात सुनी, पेपर देखे, उन्होंने पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखने के बाद कोर्ट ने उसके ऊपर FIR दाखिल होना चाहिए ऐसा ऑर्डर किया। ऑर्डर होने के बाद भी पुलिस वालों ने उसको फुल्ली कोऑपरेट करे, कोई भी एक्शन नहीं लिया, कुछ भी नहीं कुछ करे उसके ऊपर। उसने कोर्ट में आया, अपना एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन दाखिल किया। कंटाड़े साहब की कोर्ट में बेल एप्लीकेशन निकला। उसके अंदर कोर्ट ने मुझे और जूनियर सुफियान वकील है और 2 लेडीज, दोनों फिरियादी है, आरोपी का वकील है, ये लोग को बुला के कोर्ट के अंदर बातचीत करे। कोर्ट में भी उसने पैसा लिया है, सोना लिया है, सब दिया, देने की बातचीत किया, कबूल भी किया। उसके बाद भी उसने आज तक कोई भी पैसा नहीं दिया, कुछ भी सोना वगैरह वापस नहीं किया। वो बुनियाद के ऊपर कोर्ट ने रिजेक्ट किया। हाईकोर्ट गया, वो हाईकोर्ट में भी एंटीसिपेटरी बेल उसका रिजेक्ट हुआ। अभी कोर्ट में उसको 2 दिन पहले अरेस्ट करके लाए थे, मुझे थोड़ा उसमें लेट मालूम पड़ा हुआ। तो आज कोर्ट में हाजिर हुए, उसके अंदर कोर्ट में बहस वगैरह हुआ, रिकवरी हुआ, तो उसने आज तक कुछ भी नहीं दिया। एक केस में उसका MCR होने के बाद आज दूसरे केस में ट्रांसफर किया है, कल उसको दूसरे केस में लेके आएंगे। कल सुबह 11 बजे कोर्ट के अंदर उसको हाजिर करने वाले दूसरे केस के अंदर।
दो लोग की फिरियाद है, ना मेरे ऐसी मालूमात का इस ताल्लुक से है, और ये लोग से ही मालूम लिया है कि इसके अंदर जो है गांव के अंदर ये लोगों ने कम से कम 100-200 लेडीज का ये लोग से सोना पैसा ये सब व्यवहार किया हुआ है। बाकी किसी को उसने पैसा तो कुछ दिया हुआ नहीं है। लोग डर के मारे, इज्जत के मारे जो है इज्जत ना जाए इसके लिए पुलिस स्टेशन जाके तकरार लेते नहीं, फिर पुलिस वाले भी उनको फुल्ली कोऑपरेट करते नहीं, इसलिए बेचारे मजबूर है, कुछ कर नहीं पा रहे। अपील करेंगे आप? मेरी तो उन लोगों से गुजारिश है जो ऐसे है लोग हैं जो उसका शिकार हुए, तो उन्होंने उसको FIR देना चाहिए, किला पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए, आज की आज जाना चाहिए, ताकि वो दाखिल कर लेंगे। इंक्वायरी अभी पेंडिंग है, पुलिस कस्टडी यानी अभी पुलिस ने उसको अपने ताबे में रखा हुआ है। पीसी वगैरह नहीं, कल आज MCR हो गया, कल उसको कोर्ट में वापस हाजिर करेंगे दूसरे CR में, आज ट्रांसफर करके ले गए, कल सुबह उसको कोर्ट में हाजिर करेंगे। अब उसमें जो सोना जो पैसा है कैश की जो तफसील जो है सुफियान वकील साहब बता देंगे। नंबर 125 इसमें जो फिरियादी है रईसा भी, इनके जो सोना और जेवरात और कुछ पैसे जो थे, तो उसमें 4 तोले की चैन है, उसके बाद सोने की बाली है 2.5 तोला 5 रत्ती की, ऐसे ही एक 60 भर का फुल तोड़ है और एक पोत है। और ये सब जितने भी जेवरात है ये समझ लो सब पुराने हैं, जितने भी समझ लो जेवरात है ये सभी के सभी जेवरात आज भी उस आरोपी के कब्जे में है। और इसी के साथ साथ तकरीबन 1,35,000 रुपये उनसे लेना बाकी है। इस सिलसिले में किला पुलिस स्टेशन ने इसके ऊपर एक फिरियाद दर्ज करवाई है हमने, और एक CR गुना रजिस्टर नंबर 129 में शहनाज बी ने एक फिरियाद दी है, जिसके मुताबिक उनकी जो लड़की है सनोबर, तो इसका 5 ग्राम का आयरिंग है, 2 ग्राम की मोती है, 3 ग्राम का पत्ता है, और खुद शहनाज बी का आयरिंग है 7.5 ग्राम का, पत्ता है 4 ग्राम का, और मोती जो आती है वो 3 ग्राम की मोती है। और उनकी खुद की बहू का भी उन्होंने कुछ जेवरात उस आरोपी के पास रखा हुआ था। वो जो पत्ता है 3 ग्राम का एक पत्ता है और मोती 2 ग्राम की है, और ऐसे ही तकरीबन 29.5 ग्राम का कुछ उनका व्यवहार हुआ था। लेकिन अभी तक ये जितने भी जेवरात है पैसे है ये आरोपी ने कुछ इनको वापस दिया नहीं है। इसी सिलसिले में जो माँ और बेटी है दोनों ने यानी कोर्ट में एक अपनी कोर्ट मार्फत आरोपी के ऊपर एक केस 2 केस दर्ज करवाई है, और अनकरीब इसको इसमें यानी जो दूसरे CR में है, तो कल बरोज इतवार के रोज गुना रजिस्टर नंबर 129 में दोबारा उस आरोपी को पेश किया जाएगा। ये जितने भी जेवरात वगैरह रखे गए हैं ये समझ लो इस आरोपी ने लेकर एक जो तीसरा शख्स है उसको उसके पास रखा हुआ है। इनसे समझ लो 2% पे अगर उन्होंने ठेवी रखा हुआ अपने पास, लेकिन आगे इसने जो भी है 5% से या 6% से आगे दिया हुआ है, लेकिन अभी तक वो चीज़ भी मिली नहीं है। और इसी सिलसिले में फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, पुलिसों की तरफ से ये कल हाजिर किया जाएगा। ऐसे राजा सुनार उसके दुकान पे हम बार बार गए थे, हमारी चीजें क्या रखे थे उनके पास? मेरे सोने की पोत है, सोने के आयरिंग है, मेरी लड़की के सोने के आयरिंग है, पोत है, और मेरी बहू की भी पोत है, और मेरा पैसा है, मेरी बेटी की शादी थी तो सोना बनाने को दिए थे ना, मेरे पैसे भी नहीं दिया, मेरे चीज़ा भी नहीं दिया उसने। और उसकी दुकान पे बार बार जाते थे, आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा। और भी मेरी अम्मा का भी है, तो उन्होंने हमको ना माल लाने को पैसे लगते ना, तो चीज रख लेते। 4 तोले की सोने की चैन है, 40 ग्राम की चैन है, 25 ग्राम की बाली है, 5 रत्ती है, और 1 तोले की पोत है। अच्छा 60 तोले के फुल तोड़े वो गिरो रखे थे हमने, पैसे उसे सब भर दिए। थोड़ा करके 2,35,000 मैंने चूड़ी बनाने की दी, तो उसने वो भी नहीं दिए ले ना, हमने पैसे भर दिए ले, ब्याज सुनार का सब दे दिए, मुद्दल वो यानी बनाने दिए ना, हाँ माल उठाने का था हमको, तो वो है ना हमको पैसे लगते रहते माल उठाने के वास्ते, तो रखे थे ये बाली रखे थे 1.5 लाख पे। हाँ दे दिए, 25 नहीं आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा, ऐसा वो ठोक के बोलता। कितना दिन हो गए?
ये है ना 2020 से चल रहा, तो आज दूंगा कल दूंगा, आज दूंगा कल दूंगा, ऐसी कर रहा बस। गए थे हम, पुलिस लोग ने पहली बात तो हमारी कंप्लेंट 4-5 टाइम लिए नहीं, और उसके बाद में फिर हम बड़े साहब करने गए, अर्जी लिखे, फिर हम यहाँ आए, वहाँ गए। तो जब फिर उन्होंने कंप्लेंट लिया, हमारी कंप्लेंट भी नहीं ले रहे थे वो लोग। हमने पैसा वैसा भी भर दिए ले, सब भर दिए ले, ब्याज भी दिए ले, हमारे चीजें अभी तक दिए नहीं उसने। मैंने बहुत ढेर जाने 100-150 जाने ज्यादा, इसमें मेंबर लोगों के भी घर का सुनना है, उनको भी नहीं दिए, उनको भी टालता, बाकी गोर गरीब है। अभी तो 1 महीना हुआ, एक धनगर को, एक बुढ़ी बाई को, और उसके दूल्हे को मारा उन्हें। हाँ दिए ले, जमा करे ना हमने, हाँ दिए जमा कर दी। मालेगांव शहर ये पावरलूम वस्त्र उद्योग का शहर है। यहाँ पर पावरलूम कामगार और छोटा मोटा व्यापार करने वाले की लाखों के अंदर संख्या है, लाखों की आवाम यहाँ पर रहती है, गरीब। और हमारे पास शिकायत आई है, जो महिलाएं, जो लेडीज आप ऑफिस में बैठी हुई है, ये हफ्ते भर से हमारी ऑफिस पे आ रहे थे और ये शिकायत कर रहे थे। एक फाइनेंस कंपनी है, एक्विडस फाइनेंस कंपनी और भारत फाइनेंस कंपनी, ये 2 कंपनी शहर के अंदर लोन देने का काम कर रही है। और लोन जो देने का काम कर रही है, ये आधार कार्ड पर और शनाख्ती कार्ड पर शहर की मां बहनों को, गरीब आवाम को एजेंट मार्फत लोन देने का काम कर रही है। और जो मालूमात मिल रही है, जो हम तहकीक कर रहे हैं, तकरीबन 5 से 6 हजार लेडीज को, महिलाओं को लोन दिया गया है। अगर किसी का लोन 25,000 रुपया है तो उसको एफडी के नाम पर 2,000 लिया जाता, लोन मंजूर करने के नाम पर 5,000 रुपया लिया जाता, उनके हाथ में 18,000 रुपया 17,000 रुपया ही आता है। और उनसे इंटरेस्ट लिया जाता है, ब्याज लिया जाता है, 500 रुपया हफ्ता, 500 रुपया हफ्ता इनके एजेंट वसूल करते हैं पूरे शहर भर में। और ना उनके पास एंट्री है, पासबुक दिया गया इनको कि इन्होंने कितना पैसा लिया, कितना पैसा भर दिया है, कितना बाकी है, ये कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। कंपनी अपने पास ये रिकॉर्ड जमा कर रखती है, इनके पास एक पेपर नहीं देती है। इस तरीके से 25,000 का लोन अदा करने के बाद भी वापस 25,000 बाकी रह रहे हैं। ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो कई हजार महिलाएं मुतासिर हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, और बोलने वाला कोई नहीं है। अब इनको नौबत ये आ गई, या तो इनको अपना घर बेचना है, इनको ज़हनी तौर पर टेंशन दिया जा रहा है, तकलीफ दी जा रही है, और इसीलिए शहर के अंदर जो हादसा हो रहे हैं, जो सुसाइड करने की कोशिश मां बहनें कर रही है, इसका एक रीजन हो सकता है। आज मैं प्रेस के जरिए कलेक्टर नासिक जिला, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं, और उनके प्रतिनिधि यहां पर एडिशनल कलेक्टर बैठते हैं, प्रांत बैठते हैं, और मालेगांव शहर की पुलिस डिपार्टमेंट से एडिशनल एसपी साहब से विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि ये फाइनेंस कंपनी, दोनों कंपनियों को बुलाकर ये महिलाओं के साथ मीटिंग करे और इनको इंसाफ दे, इनको न्याय दे, और फ्रॉड का केस वो दोनों कंपनियों पे दाखिल किया जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। और आज मेरे पास कम लोग आए, लेकिन मैं आपके चैनल के जरिए मालेगांव शहर की आवाम से, खास तौर पर मां बहनों से, जिन लोगों ने ये कंपनी से, फाइनेंस कंपनी से कर्ज लिया है, वो हमारी ऑफिस तक आए
अपना नाम लिखवाए, अपना एड्रेस लिखवाए, अपना मोबाइल नंबर और एजेंट का नाम लिखवाए, ताकि हमारे पास जितने तादाद आ जाएगी उसको लेकर कलेक्टर नासिक जिला लीड बैंक के चेयरमैन होते हैं, यानी वो लीड करते हैं पूरे बैंक को, उनके अंडर में कामकाज चलता है, चाहे वो नेशनलाइज्ड बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे वो पद पीढ़ी हो या कंपनियां हो फाइनेंस की, सब कलेक्टर के अंडर में आती है, उनका इख्तियार होता है। तो तमाम ही महिलाओं को लेकर मैं नासिक जिला कलेक्टर ऑफिस जाऊंगा, जरूरत पड़ने पर इनके लिए इंसाफ के लिए गवर्नमेंट तक हम लोग कंप्लेन दाखिल करेंगे, जरूरत पड़ने के ऊपर रास्ते के ऊपर तहरीक चलाना पड़े वो तहरीक भी हम लोग चलाएंगे। मैं सिर्फ मालेगांव शहर की मां बहनों से अपील करता हूं कि घबराना और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग इत्मीनान रख के हम लोग ये दोनों कंपनियों के खिलाफ में कानूनी कार्रवाई करेंगे। और ऐसी मां बहनें जो अपने परिवार को भी नहीं बताए, ऐसा भी है, कई केसेस ऐसे है कि घर के लोगों को पता नहीं है और वो टेंशन में है, परेशान हो चुके हैं, तो आप लोग इत्मीनान से इस ऑफिस के ऊपर आइए, ऑफिस के ऊपर जिम्मेदारान से मुलाकात करिए, यहां पर अपना नाम दर्ज करवाइए, मोबाइल नंबर दर्ज करवाइए, आपके लिए हम लोग इंसाफ करेंगे। ऐसे उन्होंने बताया नहीं, तो आपके ऑफिस पे आने के बाद में क्या उनका नाम ये रखा जाएगा और उनको मदद की जाएगी? ऐसा उन्होंने पहले नहीं बताया, लोन ले ली? नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पर अपने परिवार को उन्होंने नहीं बताया और लोन ले लिया है, ऐसे लोग हैं, वो लोग भी आइए और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ऐसी मां बहनों से कि वो अपने घर वालों को बात बता दें, ताकि लड़ाई जब लड़ी जाएगी तो सब लोग साथ मिलकर हम लड़ेंगे। और वो लोग यहां तक अगर जब मेरे पास आएंगे तो उनका कानूनी एप्लीकेशन तैयार करना, उनकी दस्तखत लेना, कौन से एजेंट ने दिलवाया, कौन सी कंपनी से लिए, कंपनी वाले क्या तकलीफ देते, इस तरीके की पूरी तफसील उनसे हमको हासिल करना पड़ेगी और उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। ये एक है शेखर विजय कुमार भोसले पुणे, ये एक मां बहन को नोटिस आई है, दूसरी भी नोटिस उसी वकील मार्फत आई है पुणे से, बैंक की नोटिसें भी अब इनको लग रही है, तीसरी नोटिस भी वही एडवोकेट ने दिया है, चौथी नोटिस भी वही एडवोकेट ने दिया, ये तो 4 नोटिस आ गई। अब लोन लिया गया, ना उनको पासबुक है, ना उनका हिसाब है, ना उनके पास कोई पेपर नहीं, बस अब आधार कार्ड शनाख्ती कार्ड के ऊपर दे दिया गया, तो ये ना जाने क्या कर रहे होंगे, कल तो इनका घर भी नाम पे कर सकते। तो ये इसके लिए, हाँ, तो इसके लिए ये अगर लीगल नोटिसें वो लोग दे रहे हैं मां बहनों को, तो हमको लीगल इनका जवाब भी देना पड़ेगा और इसकी इंक्वायरी भी कराना पड़ेगा। जुमा के दिन असेंबली अजलास खत्म हुआ। ये अजलास तारीख में लिखा जाएगा कि मालेगांव के नाम पर जितने सवालात इस अजलास में लगे, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कहीं के भी एमएलए हर मामले में मालेगांव शहर को बदनाम कर रहे हैं, इंक्वायरी करने की बात बोल रहे हैं। ये सिलसिला आप लोग भी देख रहे होंगे, पूरे अजलास में चलता रहा। शहरियान पहले से ही जन्म दाखिले को लेकर एक एसआईटी बैठी हुई है, उससे परेशान है। उसके बावजूद कभी नदी के पानी के सवाल पर, कभी जमीन के सवाल पर, कभी स्कूलों के सवाल पर, और कई सवालात तो ऐसे लगे कि जो लक्ष्य विधि तो लगी मगर किसी वजह से वो वक्त नहीं मिला बोलने का, तो उस पर जवाब आया, उत्तर आया सरकारी डिपार्टमेंट का मालेगांव शहर के सवालात पर। मौजूदा एमएलए जिन्होंने असेंबली अजलास में किसी भी मालेगांव के खिलाफ बोलने वाले को कोई जवाब या उस मामले में कोई सफाई नहीं दी, बेयार और मददगार मालेगांव शहर असेंबली में रहा, किसी तरीके की कोई मदद करने वहां नहीं आया। एसआईटी के मामले में एक लफ्ज मौजूदा एमएलए ने नहीं बोला। ये लोग महीनों से जेल में बंद है, उनके ताल्लुक से एक बात नहीं बोली गई।
एसआईटी को 6 महीना हो गया, एक रिपोर्ट मांगने के लिए इजलास में बैठा नहीं गया। वहां बैठ जाते कि 6 महीना हो गया, हमको रिपोर्ट दो कि कितने बांग्लादेशी मिले, कितने रोहिंग्या मिले, ये तक नहीं बोला गया। उल्टा फिरका परस्त मालेगांव शहर को जिस तरह निशाना बना रहे हैं, उन्हीं के इशारे पर उर्दू स्कूलों के खिलाफ में इन्होंने 6 मिनट बोला, उसके अलावा इन्होंने किसी सवाल पे नहीं बोला। और मंत्री के नाक के नीचे रहने वाली मालेगांव शहर की उर्दू स्कूलों के लिए एसआईटी बैठाई जाए, इस तरह की डिमांड असेंबली में की गई, जो पूरे शहर ने सुना। और अहमदनगर के संग्राम जगताप साहब ने जब पीछे असेंबली में आवाज उठाई और जिस तरह वो स्कूल, उर्दू स्कूलों के या जो अंजुमन संस्था है उसके नाम ले रहे थे। आमतौर पे उर्दू बोलने वाले भी संस्थाओं के नाम लेने में बड़ी मुश्किल होती है, मगर वो नाम ले रहे थे। एजेंट का नाम भी उन्होंने असेंबली इजलास में लिया। संग्राम जगताप जो है ये अहमदनगर के, अहमदनगर मौजूदा एमएलए की ससुराल है, इनका वहां आना जाना है। जिस तरीके से वो सवाल बोले और जिस तरीके से हमारे मालूमात में उनके पास पेपर्स थे और दिए गए थे, तो ये रिश्ता जो है अहमदनगर वाला इनका, तो हमको लगता है कि सारे पेपर्स इनकी तरफ से अहमदनगर जाकर दिए गए। अब इनका साला बहनोई का रिश्ता है या क्या रिश्ता है ये वही समझे, मगर जो बात ये बोले वही बात लफ्ज ब लफ्ज नाम ले लेकर बोलना, जो ये नहीं कर सकते थे, इन्होंने एक बात लगा दी और उसके बाद इनके ऊपर छोड़ दिए। इस तरह से बदला लेने की सियासत मौजूदा एमएलए जो इस शहर में कर रहे हैं उर्दू स्कूलों के साथ, जो लोग परेशान हैं उनकी मदद नहीं करना भी मैं मानता हूं कि बदला लेना ही है। किसी की मदद नहीं किए, किसी बंद घर वाले के घर पर नहीं गए, तो सिर्फ एक तरफ बदला लेना, किसी के खिलाफ कुछ करना, ये एक बदला लेना होता है। दूसरा, तुमको जिम्मेदारी दी गई शहर की तरफ से और उनकी मदद नहीं करना भी कहीं ना कहीं खामोशी से बदला लेना है। और ये स्कूलों को टारगेट करके एक बिरादरी से बदला ले रहे हैं कि 162 वोट से क्यों मुझे जिताया गया, वो भी इतना रोना धोना करने के बाद। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो इस तरह की सियासत मत करिए जिससे मालेगांव शहर बदनाम हो, यहाँ के लोग पहले से परेशान हैं और परेशान हो। हम अभी पीछे देखे कि शिशिर हीरे की जबान बदली हुई और बदली होने की वजह थी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी का धरना। उसके बाद असेंबली अजलास में समाजवादी के अबू आसिम आजमी साहब ने जब एसआईटी के सवाल पर अपनी बात बोली कि 6 महीना हो गया उसकी रिपोर्ट नहीं दी गई, कितने बांग्लादेशी है, कितने रोहिंग्या है, और तफ्तीश चल रही है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी पता है, सबको पता है कि यहाँ कोई बांग्लादेशी कोई रोहिंग्या नहीं है। शिशिर हीरे ने भी गलत बात बोला कि जो एसआईटी बनाई गई वो बांग्लादेशियों के लिए नहीं बनाई गई थी, वो सिर्फ कागज पत्थर के लिए बनाई गई थी। जबकि एसआईटी जो 8 फरवरी को बनाई गई और जो ऑर्डर निकाला गया मंत्रालय से, उस ऑर्डर में मालेगांव नासिक यतील बांग्लादेशी रोहिंग्या नागरिकांना मालेगांव तहसीलदार कार्यालय महानगर पालिके कडून बनावट जन्म प्रमाण पत्र निर्गमित केल्या आहेत। यानी ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या का ऐसा सीधा सीधा एसआईटी का ऑर्डर था। मगर अब हमने जो बोला धरने में कि अब मुंह पर खाने की बात आ गई। सच मानो में शिशिर हीरे सरकारी वकील नहीं है, ये किरीट सुमैया का वकील है। और अव्वल दिन से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बोल रही है कि जिस दिन एसआईटी की रिपोर्ट आएंगी किरीट सुमैया का वो हाल होगा कि बहुत लोगों ने देखा, वो भी समझेगा कि मालेगांव क्या है। अब जो है वो किरीट सुमैया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जूता चप्पल सरकार की तरफ से उनको ना पड़े। मालेगांव वाले ने तो दे दिए धरने के दिन, मगर अब सरकार की तरफ से ना पड़े, इसलिए ये सब छचन जो वकील है वो कर रहे हैं। हमारा सिर्फ ये प्रेस लेने का मकसद ये है कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी अव्वल दिन से केस लड़ रही है। ये हफ्ता पीर के दिन फाइनल आर्ग्यूमेंट होने वाला है एडवोकेट अब्दुल अजीम खान का, और आने वाले जुमा तक ऐसा लगता है कि सभी लोगों का फैसला हो जाने वाला है।
और हम लोग रोड से लेकर कोर्ट तक हर तरीके से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी, आसिफ शेख साहब और हमारे तमाम ही मेंबरान, हम मालेगांव शहरियान के साथ खड़े हैं। हर मुसीबत में हम उनके साथ खड़े हैं। असेंबली अजलास में जितने भी मुद्दे उठाए गए, वो सारे मुद्दे पर अगर शहरियान को कोई भी तकलीफ होंगी तो डिफेंस के लिए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी उनके साथ खड़ी रहेंगी। सबसे अहम मुद्दा स्कूलों का है। आज जो स्कूलों का नाम पहले शुरुआत जिसने की और बाद में फिर संग्राम तक आप लोग पहुँचे, आज सारे स्कूल वाले जो है वो आपके रास्ते में आए। पिछली बार भी समाजवादी की तरफ से कहा गया था कि हम उनकी एक मीटिंग लेंगे, उनको साथ में लेंगे और उनको कोई परेशानी होगी तो हम उनका साथ देंगे। तो क्या ऐसा कोई आपका इरादा है? देखिए, हम उस वक्त भी बोले थे, अभी भी बोल रहे हैं कि संस्था वाले जब भी चाहेंगे हम उनकी मदद करेंगे। हमें उर्दू स्कूलों को बचाना है, क्योंकि हमने देख लिया है कि जन्म दाखिले के मामले में बांग्लादेश और रोहिंग्या से शुरू करके मामूली गलतियों को सरकार बड़ा बना देती, और हमको डर यही है कि स्कूलों के मामले में भी ऐसा ही ना हो। हम जितनी भी संस्थाएं हैं अगर एक साथ आएंगी, बात करेंगी, तो हम हर तरीके से उनके साथ खड़े रहेंगे। उसमें कुछ भी नहीं पूछा, एक लेटर उन्होंने एसआईटी के ताल्लुक से सीएम को दे दिया था, और फिर जो उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग जो है वो इल्जाम लगा रहे हैं कि हम इत्तेहाद चाहते हैं, यानी सब एक साथ मिलकर काम करें और जो ये होगा, हमें बुलाया नहीं गया, और ये इस तरह की बातें उनकी पार्टी के जिम्मेदार कह रहे हैं। नहीं, देखो, हम सिर्फ किसी और के बारे में कुछ नहीं, मौजूदा एमपी और मौजूदा एमएलए जब एसआईटी बनने लगी, सारे मामला किरीट सुमैया का दौरा शुरू हुआ, तो हमारी ये समझ थी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो एमएलए हैं ये कहीं ना कहीं कुछ कोशिश करेंगे, मगर इन्होंने इनकी जिम्मेदारी होने के बावजूद कोई कोशिश नहीं की। इसलिए हमको लगा कि जिनकी जिम्मेदारी है वो अगर नहीं कर रहे हैं तो हम डिफेंस में एक कमेटी बनाकर खड़े हुए। और जब सियासत से हटकर जब शहर पर आफत आई हो और किसी को काम करने में दिलचस्पी है, अब कोई अगर सिर्फ इलेक्शन के लिए दिलचस्पी बताए तो ये अलग बात है। किसी की दिलचस्पी अगर रही होती और वो आता, ये हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि मौजूदा एमएलए हैं, उनकी पार्टी के दूसरे लोगों से अगर हम कांटेक्ट करें तो उसका भी मैसेज गलत जाएगा। लेकिन अगर वो खुद हमसे कांटेक्ट करते तो हमारा हाल में इस्तेकबाल करते। जमीयत उलमा की कल मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि ये अपना जन्म दाखिला मामले के अंदर अब वो हाईकोर्ट जाएंगे, इसको आप कैसे देखो, असेंबली अजलास में कुछ नहीं बोलना, 6 महीने से कुछ नहीं करना, लोग थू कर रहे हैं, शहर भर में उनके खिलाफ माहौल बन चुका है। तो ऐसे वक्त में सियासी मालेगांव की जमीयत उलमा, बोले तो सियासी जमीयत उलमा, वो एक क्लब की तरह उसका इस्तेमाल करते। फरवरी महीने में रमजान, उस वक्त भी 4 महीना पहले जमीयत ने ऐसे ही मीटिंग बुला के आप लोग के ही यूट्यूब चैनल पे बोला था कि हाईकोर्ट जा रहे हैं, गए। अब इनको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं है तो जमीयत का इस्तेमाल करते हैं। अव्वल दिन से मैं रमजान से बोल रहा हूँ कि जमीयत ने सिर्फ सीधे सीधे ये बताना कि, और इसलिए बताना कि जमीयत अपना चंदा सियासी तौर पर इस्तेमाल की है इलेक्शन में, और जो लोग जमीयत को चंदा देते हैं वो कौम और मिल्लत के कामकाज के लिए देते। वो कोई फर्द वाहिद तुम्हारा एमएलए है, सदर, उसके ऊपर खर्च करने के लिए कोई चंदा नहीं देता। तुम चंदे का हिसाब दो। उस वक्त भी ईद के वक्त आप लोगों के ही चैनल पे बोला गया कि जमीयत हिसाब देने वाली है, आज तक दी? जमीयत हिसाब आज तक नहीं दी। जो काम करना है वो करे। ये तो सिर्फ इस्तेमाल करने की बात है। आज तक जमीयत की बात ही मैं नहीं करता। मौजूदा एमएलए अपनी कारकर्दगी बताएं, एसआईटी बैठने के बाद उन्होंने क्या क्या किया, कानूनी मदद क्या की, किसी के घर जाकर उनकी मासी मदद कुछ की क्या, ऐसा कोई काम इन्होंने बताना, ये शहर को एकदम बेयार और मददगार छोड़ दिए। हम कल भी बोलते थे और आज भी बोलते कि माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं होती तो लोगों के हौसले टूट चुके होते। हम लोग किस तरह से रह रहे हैं, हमारे ऊपर कितनी आफत अलग अलग तरीके से आ रही है, वो सब भी हमको पता है, मगर उसके बाद भी हम शहर के साथ खड़े हैं।
ये जन्म दाखिला मामले में जो लोग अंदर है इनकी जमानत क्या जुम्मा तक की हो सकती है, ऐसा लगता है? हाँ, जो 40 नंबर एफआईआर जो है उसके अंदर जिनके आर्गुमेंट रह गए हैं उसमें कल आर्गुमेंट हो जाएगा। 51 नंबर की एफआईआर में मुकम्मल आर्गुमेंट हो चुका, 40 नंबर में कल आर्गुमेंट होगा। मंगल के दिन जो सरकारी वकील है उनका आर्गुमेंट होगा और आर्गुमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी ऐसी समझ है कि जुम्मा तक फैसला आएगा। हम शहरियान से भी गुजारिश करते हैं कि सारे फैसले अल्लाह की तरफ से होते, वो इन बेगुनाहों के लिए दुआ करें कि फैसला उनके हक में आए। तो ऐसी परेशानियां तो कैसी बता? पहले तो एक बात बता दूं कि जमूर की कोई परेशानी हमारी परेशानी नहीं है। परेशानी दूसरी कई है जो कहीं ना कहीं फिरका परस्त मिलकर मौजूदा एमएलए साजिश कर रहे हैं, कैसे इनको फंसाया जाए, कैसे इनको जेल भेजा जाए, ये सब चल रहे हैं। जमूर का जो मामला है वो कोई फैसला हुआ नहीं है, हेडमास्टर का फैसला हुआ है। हेडमास्टर बनी है, बस उतना ही है। जो लोग कल वहां गए वो सब झूठ बात बोलते, और जो डॉक्यूमेंट दिए गए वो डॉक्यूमेंट में वो खुद फंस चुके हैं। और हमको क्या करना है वो हम लोग कर लेंगे। जमूर का कभी टेंशन नहीं लेते, वो हमारा अलग ही मामला है और उसको कोई कुछ कर उड़ भी नहीं सकता। किसी भी चीज की अहमियत को महसूस करना चाहिए। आज के प्रोग्राम से मुताल्लिक जितनी बातें हम सब के सामने आनी ज़रूरी थी आ गई। खुतबे सदारत एक रस्मी सी शय है। चंद बातें मुझे आपसे अर्ज करनी है, वो अर्ज करके मैं अपनी बात मुकम्मल करूँ। कुरान मजीद ने कहा है जो चीज़ लोगों को नफ़ा पहुँचाती है ज़मीन में बाकी रखी जाती है। आज जो चीज़ आपने अपने सामने सुनी या जो आपको बताया गया ये कोई नई चीज़ नहीं है। अमलन इस पर एक दहाई गुजर चुकी है और खिदमत का ये सिलसिला तकरीबन 11 सालों पर दराज है। मेहनत कर रहे हैं और अपनी उसी मेहनत के सिलसिले में ये हजरात हमारे और आपके बच्चों और हमारी नस्ल का दर्द लेकर आपके पास आए। जाहिर सी बात है कि काम में अगर इखलास न होता और ये चीज़ नफ़े का सबब न होती तो इतनी लंबी मुद्दत तक मसनूई तौर पर किसी चीज़ को बाकी रखना मुश्किल होता है। याद रखिए किसी भी फर्द की ज़िंदगी में दो पहलू होते हैं। उसका एक पहलू जो खुदा से मुताल्लिक़ होता है, खालिक से मुताल्लिक़ होता है, और एक जो मखलूक से मुताल्लिक़ होता है। खालिक से जो मुताल्लिक़ होता है उसमें इबादत होती है और मखलूक से जो मुताल्लिक़ होता है उसमें खिदमत होती है, नफ़ा रसानी और फैज़ रसानी होती है। जब भी कोई आलिम किसी मुहद्दिस से हदीस के सिलसिले में मिलता है तो वो सबसे पहले उसे एक हदीस सुनाता है, जिसे हमारे यहाँ हदीस मुसलसल बिल अव्वलिया कहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्दि यरहमकुम मन फिस समा। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान, जो रहम करने वाले हैं रहमान भी उन पर रहम करता है। जो लोग ज़मीन वालों पर रहम करते हैं आसमान वाला उनके ऊपर रहम करता है। सबसे पहले यही हदीस सुनाई जाती है, सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही कौल नकल किया जाता है। आज जो सिलसिला मेरे और आपके सामने है ये इंसानियत पर रहम करने का सिलसिला है। आपने सुना निज़ामुद्दीन सर ने कहा कि हम किसी का मज़हब नहीं पूछेंगे, ज़ात बिरादरी नहीं पूछेंगे, हम हर एक की यकसा खिदमत करना चाहते हैं। वो अकेले नहीं कर सकता, एक अकेला फर्द नहीं कर सकता। आपके साथ की ज़रूरत होगी, यहाँ उनकी तंजीम होगी, उनके मुतय्यन करदा लोग होंगे। याद रखिए
अफराद या ओहदे जो मुतय्यन किए जाते हैं वो इसलिए नहीं हैं कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है, बल्कि इंतज़ामी उमूर दुरुस्त रहें। ओहदे सिर्फ इसलिए हुआ करते हैं, बाकी खिदमत गुजार वो भी हैं और खिदमत गुजार मुझे और आपको भी होना चाहिए। पूरी क़ुव्वत के साथ हम सब मिलकर इस खिदमत के काम में शरीक रहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये मामला और उसका तरीक़ा है कि अल्लाहु फ़ी औनिल अब्दी मा काना अल अब्दु फ़ी औनि अख़ीही। अल्लाह बंदे की उस वक्त तक मदद करता रहता है जब तक कि बंदा अपने भाई की मदद करता रहता है। जो आपके बस में है वो आप कीजिए और बाकी सारी चीज़ें अल्लाह के हवाले कर दीजिए। मुझे यहाँ ये बात आपसे कहनी है कि ये सिलसिला सिर्फ तालीमी बेदारी से नहीं चल सकेगा, हमारी और आपकी दोहरी जिम्मेदारी है। आपने सुना कि ये किस तरह से लोगों की मदद करते हैं, हमें दोनों जहत से इनका साथ देना होगा। तालीमी बेदारी की इस मुहिम में अपने घर से लेके अपने समाज तक एक एक फर्द को, समाज और माशरे में बसने वाले हर इंसान को मुतवज्जह करना होगा। उन खतूत पर सोचना होगा और चलना होगा जो खतूत अमलन इन हजरात ने तजर्बे के बाद मुतय्यन किए हैं। 5 बुनियादी बातें जो उन्होंने हमारे और आपके सामने रखी हैं उसको समझिए, महसूस कीजिए, उन्हीं खतूत पे आगे बढ़िए। उसी के साथ साथ फर्दी मदद के साथ साथ माली तौर पर भी हम सबको मुतवज्जह रहना चाहिए। शायद वो बार बार कहते रहें मगर बहुत हौसले के साथ ये न कह सके कि आप इसको इबादत बनाइए, फलां बनाइए। जिस तरह आप अपनी दीगर इबादतों के सिलसिले में सोचते हैं और खर्च करते हैं, उसी तरह इस पर भी खर्च कीजिए, उसी हौसले से खर्च कीजिए। और कोई मुस्तहिक अगर आपके सामने पेश किया जाए तो हम सबको ये समझना चाहिए कि बहैसियत इंसान समाज और माशरे की जो जिम्मेदारी अल्लाह ने मेरे ऊपर रखी है मैं उसे पूरा करूँ। वफ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुल लिस्साइल वल महरूम। कुरान मजीद में ये जो बात कही गई है साइल की भी और महरूम की भी कि उनका हक मेरे और आपके माल में है, इसका एहसास हम सबको होना चाहिए। किसी फारसी शायर की एक बात है जो उसने कही है, मैं इस मौके पर आपके सामने पेश करूँगा। उसने कहा है कि तातवानी बेजहां खिदमत मोहताजा कुन बेदमे या दिरमे या कलमे या कदमे। उसने कहा है जहाँ तक तुमसे हो सके ज़रूरतमंदों और मोहताजों की मदद किया करो। किसी बेहिम्मत शिकस्ता को पाओ तो हौसला बढ़ाओ, और किसी मुफलिस को देखो तो दिरहम व दीनार देकर उसका साथ दो, और किसी नाखानदा या कम इल्म को देखो तो इल्म व इरफान के ज़रिए से उसकी खिदमत करो। और इसी तरह से किसी ऐसे शख्स को देखो जो परेशानियों में हो तो उसकी भलाई के साथ मदद करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सेवा अपने नाम के एतबार से है, खिदमत फिर खिदमत फिर खिदमत। जाहिर है कि खिदमत का जो तस्वुर है इसमें हम सब जब तक खादिम नहीं बनेंगे, मखदूमियत की चादर नहीं उतारेंगे, कौम और मिल्लत की फलाह के लिए ज़मीनी सतह पर नहीं उतरेंगे, तब तक के मिन हैसुल जमात तरक्की नहीं कर सकेंगे। इन हजरात ने जो कोशिश की है और एक नया काम नई शक्ल में जो हमारी सबकी पुरानी जिम्मेदारी थी हमारे सामने रखा है, मैं समझता हूँ और सफाई से कहता हूँ कि सही सिमत में एक कदम सदियों पर भारी पड़ा करता है।
ये सही सिमत में उठाया हुआ एक इनकलाबी कदम है। तीरगी है, जहालत है, अंधेरा है, लेकिन बात सीधी और साफ है। किसी ने कहा है कि हमें खबर है कि हम हैं चराग़ आखिर शब, हमें खबर है कि हम हैं चराग़ आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है, आगे रोशनी होगी। और आने वाले दिनों में ये जो कदम उठाया जा रहा है, मुझे उम्मीद है कि इसके ज़रिए से इंशाअल्लाह खैर ही वजूद में आएगा। हम हों न हों, निज़ामुद्दीन साहब रहें न रहें, सिलसिला चलेगा, देर तक और दूर तक जाएगा, कहने वाले ने कहा है। और दुआ के तौर पर अर्ज़ करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। ज़वाल शब में किसी की सदा निकल आए, ज़वाल शब में किसी की सदा निकल आए, सितारा डूबे सितारा नुमा निकल आए, खुदा करे सफ़े सरदारगाह न हो खाली, जो मैं गिरूं तो कोई दूसरा निकल आए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।